प्यारे विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन बैड डेटाबेस को गुड डेटाबेस में बदलने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम डेटाबेस की कुछ एनामोलीज, कुछ विसंगतियों जैसे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन विसंगतियाँ, इनको दूर करने के लिए करते हैं और डेटाबेस के अंदर से जितनी भी डुप्लीकेसी होती है या रिडंडेंट डेटा जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको दूर करने के लिए करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डेटाबेस की इंसर्शन विसंगति, अपडेशन विसंगति, डिलीशन विसंगति और डेटा रिडंडेंसी को दूर करते हुए रिलेशनल डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि डेटाबेस के अंदर सब चीज़ें आपस में लिंक रहती हैं। हमने इसका उद्देश्य देखा था कि अनावश्यक डेटा को नष्ट करना, मतलब कि जो डेटा बार बार डुप्लीकेट आ रहा है, डेटा रिडंडेंट है, उसको नष्ट करना और डेटा को फुली तार्किक रूप से मतलब लॉजिकली रूप से संग्रहित करना, जिससे सब डेटा आपस में कनेक्टेड रहे। तो स्टूडेंट, ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन की कुछ नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में। स्टूडेंट, वैसे तो नॉर्मलाइजेशन की टोटल 6 नॉर्मल फॉर्म होती हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। जो ये बोयस कोड नॉर्मल फॉर्म है मतलब BCNF है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही एक स्पेशल केस है। इसको हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो हम इन 4 नॉर्मल फॉर्म के बारे में अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। स्टूडेंट, आप इस टेबल को देखो। इस टेबल के अंदर 2 कॉलम है, एक है स्ट्रीम, एक है सब्जेक्ट। स्ट्रीम में आपकी है कॉमर्स और है साइंस, और सब्जेक्ट कॉमर्स के अंदर मैंने सब्जेक्ट ले लिए अकाउंट, BO और कंप्यूटर। साइंस सब्जेक्ट ले लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब स्टूडेंट, जब भी हम डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो हमारी पहली कंडीशन मतलब फर्स्ट NF की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि डेटा रिलेशन के हर एक कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट के अंदर हमने तीन सब्जेक्ट अकाउंट, BO और कंप्यूटर, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों को कॉमा सेपरेट वैल्यूज के अंदर लिख दिया है। लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की पहली कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एटॉमिक होनी चाहिए। मतलब कि हम इस तरीके से कॉमा सेपरेट वैल्यूज को नहीं लिख सकते। हमको अकाउंट एक कॉलम में, एक टपल में, BO एक टपल में, कंप्यूटर एक टपल में, इस तरीके से एटॉमिक वैल्यू को लेना है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो हमारे कॉलम्स नेम है, ये जैसे कि इसका स्ट्रीम है, इसका सब्जेक्ट है, जो भी किसी भी रिलेशन के जितने भी कॉलम है सारे के सारे क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, मतलब उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येक फील्ड में क्या होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू संग्रहित होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने अकाउंट कॉमा सेपरेटेड, BO कॉमा से कंप्यूटर, इस तरीके से एक कॉलम के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट ले लिए। इस तरीके से हम नहीं ले सकते। हमको प्रत्येक फील्ड के अंदर एक एटॉमिक वैल्यू को लेना है, सिंगल वैल्यू को लेना है। सेकंड कंडीशन, प्रत्येक कॉलम में स्टोर्ड वैल्यू उसी डोमेन की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि स्टूडेंट, अगर मेरा कॉलम का नाम है स्ट्रीम, तो इस स्ट्रीम नाम के कॉलम के अंदर स्ट्रीम से संबंधित चीजें ही आएंगी। वैसे ये सब्जेक्ट नाम का कॉलम है तो इसके अंदर सब्जेक्ट ही आएंगे, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा, इसके अंदर स्ट्रीम नहीं आएगी, इसके अंदर एड्रेस नहीं आएगा। मतलब कि जिस नाम का हमारा कॉलम है उसी नाम से संबंधित चीजें आएंगी, उसी डोमेन से संबंधित चीजें उसके अंदर आएंगी। तीसरी क्या है, टेबल या रिलेशन के सभी कॉलम्स का नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब हम सेम कॉलम का नाम टेबल के अंदर नहीं दे सकते। जैसे सब्जेक्ट हमने नाम 2 बार ले लिया, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। जैसे कि स्ट्रीम, सब्जेक्ट एक, सब्जेक्ट ऐसे 3 बार हमने कॉलम ले लिया, रेफ में सब्जेक्ट डाल दिया, इस तरीके से भी हम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हर सभी कॉलम्स का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट, ये जो टेबल है हमारी जो हमको दिख रही है, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये एक फर्स्ट NF के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट के नाम, कॉलम के नाम तो यूनिक है, आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम और सब्जेक्ट। इसमें स्टोर्ड वैल्यू भी ठीक है, मतलब जो डोमेन है उसके अंदर वही वैल्यू जा रही है। लेकिन ये जो हमारी पहली कंडीशन है कि प्रत्येक फील्ड के अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, वो इस टेबल के अंदर नहीं है। तो ये जो हमारी टेबल है ये फर्स्ट NF के अंदर नहीं है। अब इसको अगर फर्स्ट NF में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टेबल है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे,
डुप्लीकेसी चाहे भले ही आ रही हो, लेकिन हम जो हमारी जो फर्स्ट एनएफ के अंदर जो ये हमने यहाँ पर एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को लिया है, इस तरीके से हम नहीं लेंगे, हम इनको सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, एटॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम और सब्जेक्ट नाम के हमारे 2 कॉलम हो गए। इसमें कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट है तो कॉमर्स 3 बार आया, साइंस में 3 सब्जेक्ट, साइंस 3 बार आया। इस प्रकार से हमने एटॉमिक वैल्यू को लिया। तो जो हमारी ये टेबल है ये अब किसमें, फर्स्ट एनएफ के अंदर है। स्टूडेंट फर्स्ट एनएफ में हम यही काम करते हैं, मतलब कि एक तो कॉलम के नाम सारे क्या हो गए, यूनिक हो गए, और हर एक कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यू को लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड एनएफ की तरफ। स्टूडेंट जब भी हम सेकंड एनएफ की बात करेंगे तो उसके अंदर पहली कंडीशन ये होगी कि एक रिलेशन सेकंड एनएफ में तब होता है जब वो 1 एनएफ की सभी जरूरतों को पूरा करता है। अगर रिलेशन हमारा 1 एनएफ में भी नहीं है तब हम उसको डायरेक्ट सेकंड एनएफ में कन्वर्ट कभी नहीं करेंगे। पहले हम 1 एनएफ में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम सेकंड एनएफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो गया, पहली कंडीशन कि एक रिलेशन सेकंड एनएफ में तभी होगा जब वो 1 एनएफ की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। अब स्टूडेंट अब सेकंड एनएफ के अंदर क्या करते हैं हम, सेकंड एनएफ रिलेशन में हम किसी भी तरह की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट आपके कोर्स में से फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो एक टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, इसलिए मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं पढ़ाई। लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी, ऐसी कई तरह की डिपेंडेंसी आपकी आ जाती है। लेकिन मैं आपको यह समझा देता हूँ कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। देखो स्टूडेंट, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब टेबल का कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होता है जो कैंडिडेट की का भाग नहीं होता है, मतलब कि उसके अंदर किसी भी ऐसे एट्रीब्यूट जिनमें किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने आपको डेटाबेस कीज पढ़ाई है। स्टूडेंट अगर नॉर्मलाइजेशन को आपको अच्छे समझना है तो आप प्लीज डेटाबेस कीज को अच्छे से पढ़िए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो जाएंगे, ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का भाग नहीं होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट क्या कहलाएंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है स्टूडेंट के टेबल का कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पर पूरी तरह फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा होता है, हमारे की एट्रीब्यूट, मतलब कैंडिडेट की का जो भाग होता है, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट, जिसको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं मैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो होते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट पर पूरी तरह से फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए। अर्थात कि जो भी हमारी टेबल है उसमें जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे कॉलम हमारे जो प्राइमरी की वाला कॉलम होता है उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने चाहिए। इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो पार्शियल डिपेंडेंसी से क्या हो गई कि पार्ट ऑफ प्राइमरी की अगर डिपेंड करता है, पार्ट ऑफ प्राइमरी की पर डिपेंड करते हैं कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जैसे कि प्राइमरी की हमारी कोई कंपोजिट प्राइमरी की है, अब उसमें 2 कॉलम हमने मिलाकर के प्राइमरी की को बनाया है। अब जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है उन दोनों कॉलम पर डिपेंड नहीं करता, किसी एक कॉलम पर डिपेंड करता है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो चलिए स्टूडेंट, इसको अब एक बार हम एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं। अब आप स्टूडेंट इस टेबल को कंसिडर कीजिए। अब इस टेबल के अंदर जो हमारी कैंडिडेट की है वो कौन सी है, एक स्टूडेंट आईडी और एक मेंटर आईडी। मतलब कि हमने इस टेबल के अंदर इन दोनों कॉलम को मिलाकर के प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी और मेंटर आईडी, इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की। तो हमारी कैंडिडेट की कौन सी होगी, स्टूडेंट आईडी और मेंटर आईडी, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की। अब स्टूडेंट अगर आप इस टेबल को देखते हो तो जो स्टूडेंट नेम है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट आईडी के ऊपर, और जो मेंटर नेम है ये डिपेंड करता है मेंटर आईडी के ऊपर। मतलब आप देखो कि प्राइमरी की हमारे कैसे हैं, दोनों कॉलम, मतलब कि स्टूडेंट आईडी और मेंटर आईडी दोनों कॉलम मिलकर के प्राइमरी की का निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेकंड एनएफ के अंदर जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है ये सिर्फ स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड करता है, मेंटर आईडी पर डिपेंड नहीं करता। वैसे ही मेंटर नेम है वो मेंटर आईडी पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी है। हम चाहते हैं कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट पर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट नेम मेंटर आईडी पर डिपेंड नहीं करता और मेंटर नेम स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो कैसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम इसी पार्शियल डिपेंडेंसी को दूर करते हैं। जैसे स्टूडेंट कैसे करेंगे कि ये आप देखिए कि जो सबसे पहले हमारे पास टेबल क्या थी, स्टूडेंट आईडी, मेंटर आईडी, स्टूडेंट नेम और मेंटर नेम।
इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो कैसे करेंगे, हम इस टेबल को ब्रेक कर देंगे। पहली टेबल हो जाएगी हमारी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मेंटर आईडी, और सेकंड टेबल हो जाएगी हमारी मेंटर आईडी और मेंटर नेम। अब अगर आप यहाँ देखो तो मेंटर जो नेम है ये डिपेंड करता है मेंटर आईडी के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा इस टेबल के अंदर जो आप देख रहे हो रियल टेबल, इसके अंदर मेंटर आईडी क्या होगी, हमारा कैंडिडेट की कॉलम मतलब प्राइमरी की हो गई, इस पर डिपेंड करता है हमारा मेंटर नेम। और जो ये टेबल है इसमें आप देखो कि हमारा जो कैंडिडेट की है मतलब प्राइमरी की है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट जो नेम है डिपेंड करता है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो स्टूडेंट, और जो ये मेंटर आईडी है यहाँ पर ये प्राइमरी की थी, ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्या बना दी, फॉरेन की। तो इस टेबल की जो मेंटर आईडी है इसकी जो वैल्यूज आएगी कहाँ से आएगी, इस मेंटर टेबल के अंदर से। तो स्टूडेंट ये अब हम कह सकते हैं कि ये किसमें, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर मेंटर नेम मेंटर आईडी पर डिपेंड करता है और स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड करता है। तो अब जो हम यहाँ पर जो इस टेबल के अगर ऐसे टेबल बनाते हैं तो इसके अंदर अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी थी तो टेबल को ब्रेक करने के बाद वो पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर जो मेंटर आईडी आप देख रहे हैं ये कैसा कॉलम बन जाएगा, फॉरेन की कॉलम, जो मूल रूप से कॉलम किसका होगा, इस टेबल का। तो स्टूडेंट ये जो रिलेशन है इसको ब्रेक करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये सेकंड एनएफ के अंदर है। स्टूडेंट आज मैंने आपको फर्स्ट एनएफ और सेकंड एनएफ बताया है जो बहुत काफ़ी सिंपल थे। अब कल हम 3NF और BCNF के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट आपसे एक बार मैं फिर कहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप डेटाबेस कीज को अच्छे से समझना, बाकी फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो भी चीज़ें बीच में आएंगी वो मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। जैसे कि थर्ड NF के अंदर आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आएगी तो वो क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। तो स्टूडेंट आपको एक बार फिर कहूँगा कि आप डेटाबेस कीज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कीज का नॉलेज होगा तो आपको मालूम चलेगा कि डेटाबेस को किस प्रकार से ब्रेक करना है। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।